हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेवल में जो भी वनडे लाइनर क्वेश्चन वनडे के लिए रहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उन्हीं को हमने आज इसमें करीबन 70 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो इसमें हमने 150 क्वेश्चन को इंक्लूड किया, तो 70 क्वेश्चन की ये पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम विभिन्न वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि फादर्स कौन है, मेंडल कौन थे, लिनियस कौन थे, इनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का। डीएनए की खोज किसने की, इसका कार्य क्या है, लाइसोसोम क्या होता है, मृत कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, एक्स गुण सूत्र रहेगा तो कौन सा मेल होगा कि फीमेल होगा, और अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। ऐसे बहुत सारे जो मोस्ट आस्किंग वनडे लाइनर क्वेश्चन हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु को इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खोजों के लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, अरस्तु के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि पता है आपको, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, और उनके दो शिष्य प्लूटो और सिकंदर थे। उनका जन्म स्टिगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र और जीव विज्ञान और कैसे विषयों की रचना की है। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अतिरिक्त चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, कैरोलिन लिनियस को वर्गीकरण का, और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। ये हमारे डार्विन जी हैं, जो विकासवाद के प्रणेता भी कहलाते हैं। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1809 में 19 अप्रैल 1882 में हुआ था, और उन्हें विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो दो नामकरण पद्धति है, किसी का लोकल नाम होता है और एक ग्लोबल नाम होता है, तो इन्होंने उस पर एक विशेष कार्य किया है। तो अगले हमारे अरस्तु हो गए। और जॉन मेंडल ने, पता ही आपको, आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनुवांश जेनेटिक संबंधित बहुत सारी खोजें की हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो भौतिक आधार हमारा जीव द्रव है, जो कि भौतिक इकाई क्या कह सकते हैं, उसको कोशिका कहते हैं। जीव द्रव से ही जीवन का मतलब प्रारब्ध होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और जीन क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को संरचना गुणों आदि को स्थानांतरित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो आपको पता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है, विभेदित करती है। तो जैसे आपको पता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, पादप कोशिकाओं में। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, सेंट्रियोल्स, ये सभी क्या हैं, कोशिका, जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से उसको अलग करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जो डेड सेल्स होती है उनको कोशिका का कब्रिस्तान या आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं, और राइबोसोम क्या होती है, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो वाटसन व क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने द्विकुंडलित डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था। नेक्स्ट है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो डीएनए का कार्य आपको पता ही है क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का
संचालन डीएनए के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके गुण, बनावट, संरचना आदि का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा ही होता है। अधिकतर क्राइम रिपोर्ट, जैसे किसी चीज़ को पता करना तो उसका ब्लड सैंपल लेकर डीएनए से पता कर लिया जाता है कि फला व्यक्ति का यह बच्चा है या कोई क्राइम किया है इस व्यक्ति ने, डीएनए से पता कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट देखते हैं, आरएनए पाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है आरएनए हमारे कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है, और कोशिका जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये लगभग सिमिलर है, जैसे कि डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड इनका फुल फॉर्म होता है डीएनए और आरएनए का। मैं आपको दिखा देता हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीक्लोरिक एसिड, न्यूक्लियोक्लोरिक एसिड होता है डीएनए का, और न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फुल फॉर्म डीएनए और आरएनए का। जैसे कि आप स्क्रीन पे दें, द टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने मटर के बीज पर रिसर्च किया था अनुवांशिकी का। उन्होंने मटर के बीज लिए थे और 2-3 पीढ़ियों में उसके स्थानांतरण अलग अलग पौधों को लेकर उसमें रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 नॉर्मल रहते हैं और 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। जैसे कि एक्स एक्स यदि हो गया तो महिला होगा, एक्स वाई हो गया तो पुरुष होगा। तो कुल मिला के हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, या 23 जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो अनुवांशिक रोग जैसे कि वर्णांतता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सभी क्या है, अनुवांशिक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पैदा होगा जब, जो जैसे मैंने भी बताया 44 गुणसूत्र क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, 2 गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं कि यदि एक्स एक्स हो तो महिला होगा, एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो पुरुष होगा, और वाई वाई भी होगा तो भी महिला होगी। तो इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आइए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यदि किसी जो डीएनए होता है उसमें एक्स गुणसूत्र अर्थात पुत्री एक्स गुणसूत्र जोड़े में रहता है, तो एक्स गुणसूत्र पिता के द्वारा, दूसरा गुणसूत्र वाई माता के द्वारा दिया जाता है, और इन दोनों गुणसूत्रों का संयोजन एक गांठ की रचना बना लेता है, इसे क्रोमोसोमर कहा जाता है। और एक्स वाई गुणसूत्र अर्थात पुत्र में वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में वाई गुणसूत्र है ही नहीं। यानी कि जो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है वह महिला को डिनोट करता है, और एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है वो पुरुष में होता है। यदि एक्स गैमेट्स में मिलता है तो लेडी यानी कि फीमेल का होगा लिंग निर्धारण, यदि पुरुष वाले गुणसूत्र से वाई वाला मिलता है तो जाके पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जेनेटिक्स में। तो यह मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि एक्स मिलेगा पुरुष से तो महिला होगी, यदि वाई मिलेगा तो पुरुष। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हीमोफीलिया क्या होता है, खून से संबंधित है हीमोफीलिया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रक्त का बहना बंद नहीं होता है। उस शरीर के अगर व्यक्ति के शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वह रक्त जल्दी मतलब बंद नहीं होता। नॉर्मल पर्सन को लगता है थोड़ी देर ब्लड का थक्का जम जाता है, तो कहने का मतलब ब्लड का थक्का ही नहीं जमता, यह एक जेनेटिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है जीन क्या होता है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई होती है, यह आनुवांशिक इकाई होती है, इसमें गुणसूत्र उपस्थित रहता है। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी, तो सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो किसने किया था, हरिगोविंद खुराना जी ने किया था। हरिगोविंद खुराना और एक उनके सहयोगी थे विटोरियो गामलिया तथा हांस साथ नॉर्वे के रबेल क्लेम साथ मिलकर कृत्रिम उपयोग में प्रयोगशाला में जीवन की इकाई जीन को बनाने में सफल हुए थे। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण एक जटिल समस्या रही। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने अपना कार्य 1965 से ही कर रहे थे और उन्हें सफलता मिली। तो उन्होंने कहना चाहिए जीन की खोज हरिगोविंद खुराना उनके 3 सहयोगियों ने की थी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैसा कि मैंने आपको विकासवाद या प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसमें होता क्या है कि प्रकृति उन्हीं जीवों को चयन करती है जो प्रकृति के बदलते मौसम व्यवहार के अनुसार अपने आप को ढालते जाते हैं और उनके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तो वो उसे क्या करते, प्रकृति का चयन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, या चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो पता है आपको, मैंने बताया मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला देखते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति को कौन से कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है? तो वो हो जाता लाल और हरा। कहते हैं ना, सावन के गधे को सिर्फ हरा ही दिखाई देता है, तो लाल और हरा रंग में वो अंतर नहीं समझ पाते हैं। यह एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं को जीवद्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ में सभी संरचनाएं खुली अवस्था में होती हैं और एक कोशिकी जीव ये होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिकी जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो यह हमारे प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो आपको पता है त्वचा के द्वारा होता है, फेफड़ों में आदमियों के द्वारा, क्लोमो या गिल्स के द्वारा इसमें होता है, मछलियों में होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी, क्योंकि जो एम्फीबिया जगत के जो प्राणी होते हैं वो त्वचा से, फेफड़ों से और क्लोनों से क्या करते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इन तीनों में से, क्योंकि जो मेढक है वह जल थल दोनों में रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वास्तविक मछली है? तो आपको पता है हिप्पोकैम्पस क्या है, वास्तविक मछली है, जबकि स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर ये सभी अन्य प्रजाति के जानवर हैं। नाम से लगता है फिश है, लेकिन एक्चुअल फिश होती नहीं है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, घोड़ा मछली जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह सी कुकुम्बर का चित्र है। इसके अतिरिक्त यह हमारी ब्रिटल स्टार है, स्पिनी ब्रिटल स्टार इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये स्टार फिश है, और ये हमारा हिप्पोकैम्पस जो कि मछली, एक्चुअल मछली है। ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, घोड़ा मछली इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है हॉर्स मीन। तो यह हमारी एक्चुअल मछली है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो आपको पता है मेढक हमारा एम्फीबिया है, क्योंकि एम्फीबिया के जंतु क्या होते हैं, जल और थल दोनों में ही अपना निवास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्तनियों का हृदय कितने प्रकोष्ठ को होता है? तो आपको पता है स्तनी यानी कि मेमल्स जो होते हैं उनमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उनके हृदय प्रकोष्ठ की संख्या 2 होती है, तथा जो मेढक होता है उसके हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या 3 होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी, क्योंकि बकरी का खून क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसके दूध का उपयोग सूखा रोग में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के किस अंग से सांस लेती हैं? तो आपको पता होता है मछलियां गिल्स या गलफड़ों से सांस लेती हैं, जबकि मानव अपने नाक से और मुंह से सांस लेता है, और त्वचा से केंचुए जो होते हैं वो त्वचीय श्वसन करते हैं, जबकि जो मेढक होता है वह नाक और गिल दोनों से श्वास लेता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो आपको पता है सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है, और यह अपने फेफड़ों के द्वारा श्वास को ग्रहण करता है, जबकि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी हो जाएगा हाथी, और धरती का ब्लू व्हेल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? जो कि अक्सर पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, जबकि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, यह सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन,
कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो आपको पता है इनेमल जो होता है, दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है इनेमल की, वह सबसे कठोर भाग होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? तो अभी आपको मैंने बताया व्हेल में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? यानी कि जो मानव आज का विकसित मानव है उसे प्राइमेट्स में रखा गया है जगत वर्गीकरण में। अगर देखते क्वेश्चन, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो ऊतक होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जबकि जो अंगों का अध्ययन होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। साइटोलॉजी में हम तो इसमें हम जीवों की जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल का अध्ययन करते हैं, जबकि मार्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसी उनकी संरचना है, कैसी उनकी बनावट है, यानी कुल मिला के आकृति स्ट्रक्चर का अध्ययन हम मार्फोलॉजी में करते हैं। साइकोलॉजी में सेल्स, साइटोलॉजी में सेल्स का अध्ययन करते हैं प्लांट में, एनाटॉमी में औतिकी या उनकी जो ऊतक होते हैं उनको अध्ययन कहा करते हैं शरीर संबंधित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिका किससे मिलकर, कोशिका से मिलकर विभिन्न सारे हमारे ऊतक, अंग, तंत्र ये सभी बनते हैं, लेकिन इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा ऊतक। ऊतक, कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतक में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उपकली होते हैं उनमें सर्वाधिक होती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो तंत्रिका। तंत्रिका क्या होती है? हमारे एकदम न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी छींक आती है तो पता नहीं चलता, आँख की पलक चपकती रहती है, तो क्या होता है, पता नहीं चलता। ये सभी क्रियाएं अपने आप नियंत्रित होती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है हमारा वह संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो आरेखित जो पेशी ऊतक होते हैं वो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। तो संयोजी ऊतक का हमारा उदाहरण हो जाएगा हड्डियाँ, लिम्फोसाइट, प्रोटीन्स, ये सभी क्या है, एक संयोजी ऊतक हैं जो कि मरम्मत का कार्य करते हैं हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकुचनशील ऊतकों के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा पेशी ऊतक होता है वह संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यह फैल जाता है और आवश्यकता नहीं होने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे कि किसी भी कार्य को करने से पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है ताकि वह जो ऊतक होता है वह फैलाव हो जाए और अचानक से उसमें कोई भी टूट फूट ना हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें फील होता है, कोई ठंडी, गर्मी, दुख, सुख, ये सब के तंत्रिकाओं के द्वारा हमें फील होता है। जैसे पैर में चोट लगती है तो तुरंत हमें यह फील होता है कि हमारे पैर के अंगूठे में चोट लगी है। तो यह कार्य तंत्रिका न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो वयस्क मनुष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में टाइलिन नामक जो
पदार्थ होता है वह बदलता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग से होता है? तो वह हमारे छोटी आंत से अवशोषण प्रारंभ हो जाता है और भोजन का पाचन हमारे मुख से ही लाल ग्रंथियों के द्वारा शुरू हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह टूटकर ग्लूकोज के रूप में एनर्जी को उत्पादित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है? तो इसका जो विनिमय होता है वह हमारा फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़े एक्सचेंज का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो यह नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं में वेस्ट पदार्थों का छानन होता है। और जो बोमन स्फुट होता है वह हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई होती है। सबसे जो लास्ट स्टेज होता है वो बोमन स्फुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया की यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो कहाँ स्थित होती है? यह मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। गले में ग्लैंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो यदि आँख का कार्निया जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लोगों को देखना कम हो जाता है। रेटिना पर उसका चित्र बनता है और आइरिस एक लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा या अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कसूरदंड में हड्डियों कुल कितनी संख्या होती है? तो वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता है फीमर। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, स्टिपी जिसको बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में नेफ्रॉन में होता है, जहाँ पे इसमें छनन होता है, उसको अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकाल कर पुनः शुद्ध रक्त को भेज दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो सामान्य मनुष्य का स्पंदन 72 टाइम होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता का मतलब होता है जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जो सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। तो जो AB समूह होता है वह सर्वग्राही यानी कि सभी से ग्रहण करने वाला होता है, जबकि O ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वह सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया AB जो समूह होता है वह सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। विटामिन के को टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आंसर हो जाएगा विटामिन के को हम फाइकोक्विल नाम से जानते हैं। इसको लिख दे रहा हूँ आपको। फाइलो ये इसका हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो आपको पता है गाइटर रोग हो जाता है या घेंघा रोग जिसको बोलते हैं हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से हमें क्या हो जाता है? सूखा रोग या रिकेट्स जिसको बोलते हैं वो हो जाता है।
और यह जो है विटामिन ई की कमी से होता है। इसको आप लोग विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है, तो यहाँ पे आप रिकेट्स नोट कर लें। रिकेट्स जबकि नपुंसकता रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है मुख्यतः। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका हमारा जो विटामिन ए होता है, जो विटामिन बी होता है, जो विटामिन सी होता है, तो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो ये क्या करता है, त्वचा के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन करना हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो इसका लोहा हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा लोहे का मुख्य कार्य इसमें रहता है। नेक्स्ट कार्य, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो किडनी का कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, उनका क्षालन करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बायोलॉजी से संबंधित थे। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी।